वालेकुम, मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वीनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब, आज बात होगी फुटबॉल पे और हॉकी पे। हमारे बहुत ही बड़े अच्छे आज मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं फुटबॉल और हॉकी से मुतालिक, लेकिन इनका तारुफ हम बाद में कराएंगे। थोड़ा सा सस्पेंस भी होना चाहिए। मैं ये बताते चलूँ कि T20 पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है, चूँकि रवा साल एशिया कप भी हो रहा है क्रिकेट का, वो T20 होगा और अगले साल भी T20 वर्ल्ड कप होगा। तो पाकिस्तान और दुनिया भर की जो टीमें हैं वो T20 पे फोकस कर रही हैं, जिन्होंने वर्ल्ड कप में शिरकत करनी है। तो पाकिस्तान की सीरीज़ जो बांग्लादेश के साथ अब होने वाली है उसमें भी T20 मैचेस होंगे, और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ जो अब ज़ाहिर है खेली जाने वाली है, तो वो है तो वनडे की, लेकिन गालिब इम्कान ये है कि वो सीरीज़ जो है T20 के मतलब मैचेस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो है एक बड़ी चीज़ है। और आपने देखा कि गुज़िश्ता दोनों आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जो थी वो जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर जीत ली, और इससे कबल जब पहली मरतबा ये आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप हुई थी तो उसको न्यूजीलैंड ने जीतने का कारनामा अंजाम दिया था, भारत को उसने शिकस्त दी थी। जबकि दूसरी जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप हुई थी उसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शिकस्त दी थी। यानी भारत जो है 2 मरतबा फाइनल पहुंचा और दोनों मरतबा जो है उसे फाइनल में शिकस्त हुई। अच्छा जनाब, इन दिनों जो है इस वक्त लाहौर में स्किल्स डेवलपमेंट कैंप लगा हुआ है क्रिकेट का, तो वो तो खैर जारी है, लेकिन उसके साथ साथ हमने ये देखा कि कौमी टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम जो हैं वो कैंप छोड़ के बैरून मुल्क चले गए। अब ये तो नहीं पता चला कि वो क्यों गए, लेकिन ये पता चल गया है कि वो बाकायदा पीसीबी की अंडरस्टैंडिंग से छुट्टी लेकर बाहर गए। तो जनाब ये सारी चीज़ें हैं, और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन चूँकि मैंने पहले कहा कि आज हमारा प्रोग्राम जो है वो फुटबॉल पे है, और फुटबॉल जो है हमारे मुल्क में बहुत ही मकबूल है, ग्रास रूट लेवल पे खेला जाता है। और एक ज़माने में आपने देखा कि लियारी में ये खेल बड़ा मकबूल था, और जब पाकिस्तान की टीमें बना करती थी तो लियारी के प्लेयर्स जो हैं उसमें ज़्यादातर शामिल हुआ करते थे। और ढाका में एक ज़माने में लीग हुआ करती थी, तो हमारे लियारी के जो फुटबॉलर थे या पाकिस्तान के जो नेशनल टीम के फुटबॉलर थे वो भी वहाँ जाकर पार्टिसिपेट करते थे। और फिर पाकिस्तान को ये एज़ाज़ भी हासिल है कि अली नवाज़ बलोच और एक दो, आई एम नॉट श्योर बट मे बी आई थिंक आई एम राइट, के एक दो और प्लेयर्स हैं जिन्होंने बाहर किसी मुल्क को रिप्रेजेंट किया। वो तो हमारे मेहमान हैं, वो कंफर्म करेंगे, लेकिन अली नवाज़ बलोच हैं वो उन्होंने यूएई की टीम को रिप्रेजेंट किया था एक ज़माने में। बहरहाल हम फुटबॉल पे बात करेंगे, और आपने देखा कि हाल ही में 10 साल के बाद जो है फुटबॉल के इलेक्शन भी हुए हैं, तो ये भी एक बड़ी बात है कि आखिरकार फीफा की जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी थी उसने जो है यहाँ पर इंतखाबात कराए। और 10 साल तक इसके क्या अच्छे असरात पड़े या ख़राब पड़े, ये तो हम अभी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं मैं उनका बाकायदा तारुफ भी कराऊंगा आपसे, और उसके साथ साथ हॉकी पे बात होगी जो कि हमारा कौमी खेल है। और एक वक्त था कि दुनिया हॉकी में पाकिस्तान की टीम जो है उसने शानदार कारनामे अंजाम दिए थे, 3 ओलंपिक, 4 वर्ल्ड कप, 3 चैम्पियंस ट्रॉफी और 8 एशियन गेम्स, और बेशुमार इंटरनेशनल सीरीज़ और टेस्ट जो है पाकिस्तान की टीम जो है हॉकी की वो जीतती रही। लेकिन आज सूरत हाल जो है बिल्कुल मुख्तलिफ है। बहरहाल नेशंस कप इस वक्त जो है वो कम-ओ-बेश अब तो इख्तितामी मराहिल में मलेशिया में है, खेला जा रहा है, और हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस थी वो आपने सब ने देखी, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आज हमारे दरमियान मौजूद हैं पाकिस्तान फुटबॉल टीम के साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी, साबिक कप्तान, साबिक कोच, बल्कि कोचिंग तो खैर वो अभी भी करते हैं, और मैं ये कहूँ कि मोस्ट एक्सपीरियंस्ड और मोस्ट सक्सेसफुल मतलब ये कोच हैं, और उनका नाम है तारिक लुत्फ़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। तारिक लुत्फ़ी साहब के साथ के मुतालिक मैं एक बात आपको ज़रूर बताऊं, कई बातें जो मैं आपसे अभी शेयर करूंगा कि साउथ एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले वाहिद साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं जो फीफा के कोचिंग इंस्ट्रक्टर भी हैं। इसी तरह UEFA के ए लाइसेंस कोच हैं, और ये कोर्स उन्होंने जर्मनी से किया था। और अगर आप और आगे बढ़ूँ तो पाकिस्तान के पहले एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन कोचिंग इंस्ट्रक्टर हैं, तो ये भी एक बड़ी बात है। और पाकिस्तान की मेंस और वीमेंस टीम के जो है वो कोच रह चुके हैं, और उसके साथ साथ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए भी उनकी नामजदगी हो चुकी है। और जनाब बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, तारिक लुत्फ़ी साहब जो हैं वो ब्राज़ील, हांगकांग, मलेशिया और जर्मनी के अलावा AFC और फीफा से भी कोचिंग कोर्स कर चुके हैं। तारिक लुत्फ़ी साहब को ये एजाज़ हासिल है कि वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के पहले कोच हैं जिनकी कोचिंग में एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन प्रेसिडेंट कप में KRL
एफसी की टीम ने फाइनल खेलने का एजाज़ हासिल किया। इसी तरह उनकी कोचिंग में पाकिस्तान ने लाहौर में खेले गए मैच में भारतीय टीम को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी और ढाका में होने वाले सार्क कप पे भी भारतीय टीम को हराया, जबकि इस्लामाबाद में होने वाले सार्क गेम्स के दौरान भी भारतीय टीम को फाइनल में शिकस्त देने का कारनामा अंजाम दिया। तो जनाब ये हमारे तारिक लुत्फ़ी साहब हैं, अभी हम ज़ाहिर उनसे बात करेंगे और उनके साथ साथ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कौमी हॉकी टीम के साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी आसिफ खान। आसिफ खान के मुतालिक मैं ये बताते चलूँ कि उन्होंने जो है ये पाकिस्तान हॉकी टीम के उन चंद खिलाड़ियों में से एक हैं जो बतदरीज नीचे से लेके ऊपर तक आए। सबसे पहले इन्होंने अंडर 14 खेली, उस टीम में शामिल थे, फिर अंडर 16 खेली, उस टीम में शामिल थे, अंडर 18 खेली, उस टीम में शामिल थे, फिर पाकिस्तान जूनियर खेली और उसके बाद पाकिस्तान की सीनियर टीम में आए। मैं और भी रिकॉर्ड बताता हूँ। आसिफ अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? हाँ, तो आसिफ के मुतालिक मैं एक बात और आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान हॉकी टीम की कोई ने रिप्रेजेंट किया जूनियर एशिया कप में और उस टीम ने 1993 में उसने एशिया कप में गोल्ड मेडल हासिल किया। तो वैसे तो 2 गोल्ड और 3 सिल्वर इनके क्रेडिट में हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये बताऊं कि 94 की चैंपियंस ट्रॉफी जो लाहौर में हुई थी और इसको पाकिस्तान ने जीतने का कारनामा अंजाम दिया था, गोल्ड मेडल हासिल किया था, आसिफ उस टीम में शामिल थे। इसी तरह से प्री ओलंपिक एटलांटा में हुए थे 96 में, गोल्ड मेडल उसमें भी उन्होंने हासिल किया था। पाकिस्तान की टीम जीतने में कामयाब रही थी और 94 में जापान के शहर हिरोशिमा में एशियन गेम्स हुआ था, तो उसमें जनाब मैं भी था वहाँ पे, इस्लाउद्दीन और हम बहैसियत कमेंटेटर वहाँ गए थे, वहाँ हम कमेंट्री कर रहे थे और ये जो थे पाकिस्तान की टीम में शामिल थे, ये उस वक्त खेल रहे थे और ये हिरोशिमा में एशियन गेम्स हुआ था जापान में 94 में और हमारी टीम ने उसमें जनाब ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। सही बात है, वेरी गुड। तो मतलब हमने इनके बड़े मैचों में कमेंट्री की, लेकिन एशियन गेम्स हिरोशिमा जापान में हम ये साथ थे। एक थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, जो जूनियर वर्ल्ड कप था ना, 79 के बाद जब जो 93 में था ना, वो भी उसका मेंबर था जो सिल्वर मेडल हुई थी। वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त। रिकॉर्ड तो बहुत सारे हैं, वो भी मैं मतलब और एज अ कोच जूनियर टीम वगैरह वो भी मेडल्स ही अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, तो तारिक लुत्फ़ी साहब से आगाज करते हैं। जनाब फुटबॉल जी ग्रास रूट लेवल पे पाकिस्तान में बड़ा मकबूल है, लेकिन सबसे ज़्यादा सितम और सबसे ज़्यादा मतलब सौतेली माँ का सलूक जो है वो फुटबॉल से होता रहा है। अच्छा, मैं मतलब बाद में पूछूंगा कि आपने अपना कैरियर कहाँ से शुरू किया, लेकिन ये चूँकि बर्निंग इशू है, ये बताइए कि गुज़िश्ता 10 साल से मतलब यहाँ पे फीफा की नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो थी वो काम कर रही थी और 10 साल के बाद इंतखाबात हुए हैं, किस तरह देखते हैं इसको? थैंक यू वेरी मच रियाज भाई, आपने बड़ी डिटेल से और बड़ी कम्प्रिहेंसिव बातचीत करी अभी। मैं आपसे कहूँगा कि ये पिछले 10 साल जो थे ये जुल्म हुआ पाकिस्तान के फ़ुटबॉल के ऊपर, और जुल्म करने वाला कोई और नहीं है, जुल्म करने वाले हम खुद हैं, अपने ही गिराते हैं नशेमंद पे बिजलियाँ। बिल्कुल 100% यही बात है, इसमें किसी फीफा का या एफसी का सही कोई रोल नहीं है। और वो तो एक वर्ल्ड की इतनी बड़ी बॉडीज़ हैं कि वो तो पूरी दुनिया के फ़ुटबॉल को चला रही हैं, तो उनको पाकिस्तान जैसे मुल्क में फ़ुटबॉल के बिगाड़ के साथ क्या लगाव हो सकता है। तो हम अपने काम हमारा खुद हमने ख़राब किया, हमने इलेक्शंस में गड़बड़ करी, वो रिपोर्ट हुआ, उस पर फिर उन्होंने इंटरफेयर किया, फिर उन्होंने ऐसी बहुत सारी बॉडीज़ पाकिस्तान में भेजी कि वो आके मालूमात करें कि ये क्या हुआ। मेरे ख्याल से 2015 में फैसल सालिहात के ज़माने में इंतखाबात हो रहे थे जो नहीं हो सके थे। जी, वो इंतखाबात थोड़े से गड़बड़ हुए, उसकी वजह ही बुनियाद बनी वहाँ से। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये तय हुआ कि पाकिस्तान में एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी नामजद कर दी जाए जो इनके ही रिप्रेजेंटेटिव पर मुश्तमिल हो और वो इन तमाम मामलों को देख के सब चीज़ की स्क्रूटनी करके एक तरीके से इलेक्शन करा दें। तो उसमें जब पहली नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनी तो वो तकरीबन 2-2.5 साल 3 साल तक काम करती रही, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सकी। और उसके बाद उसमें भी इश्यूज़ हुए तो उन्होंने फिर दूसरी नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाई जो कि आपने हारून मलिक के नाम से सुना होगा। जी, बहुत चेयरमैन, कनाडा में रहते थे, यहाँ कनाडा में रहते थे, इस्लामाबाद में भी उनका घर है। फिर उन्होंने इसको टेक ओवर किया और फिर उन्होंने मामला को चलाना शुरू किया। लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं ये नहीं कह सकता कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने ठीक तरीके से चलाई, बल्कि उनका अपना इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था। सही। और बहुत सारे ऐसे मामला होने लगे थे फुटबॉल में। इन पे हम आएंगे। अभी तो फीफा गोल प्रोजेक्ट है, हब में जो आपने मतलब स्टेडियम बनाया है जो इस वक्त टूट फूट का शिकार है, उस पर ही बात होगी। आसिफ, नेशंस कप इस वक्त जारी है
और मलेशिया में, और अब तो ख़त्म होने वाला है। तो लास्ट जो नेशंस कप था उसमें पाकिस्तान ने चौथी पोजीशन हासिल की थी। तो ओवरऑल आप परफॉर्मेंस को कहाँ देखते हैं कि इसलिए पाकिस्तान ने जो पहला मैच खेला मलेशिया से बराबर रहा, जापान से हम जीतने में कामयाब रहे और अपने न्यूजीलैंड की टीम से हार गए। यानी जो हमारी रैंकिंग से नीचे टीम थी उससे तो हम जीत गए और जो ऊपर टीम थी उससे हमने या बराबर खेला या हार गए। क्या कहेंगे उसमें? रियाज भाई, जो मैं ड्यूरिंग कैंप भी मैं देख रहा था, जो मुझे उस वक्त ही मैं थोड़ा सा जो है ना अलार्मिंग मुझे वो हो गया था कि गोलकीपर जो है ना, आपको पता है 70% वो लाइव दिलवाता है हॉकी के अंदर। और सर अगर आपने मलेशिया वाला भी मैच देखा होगा या जापान के भी जो गोल आपने देखे होंगे, जो फर्स्ट क्वार्टर में ही 2 गोल हो गए थे, कि वो तो मेरे ख्याल से कभी मतलब वो बॉल लगी है, टच हुई है और वो गोलकीपर वो जगह पे सही नहीं खड़ा हुआ था कि वो मतलब वो उस टाइम पे गोल हो गया पाकिस्तान की टीम के ऊपर, वो प्रेशर में आ गई। तो मेरा मतलब है कहने का ये, स्पेशली और मलेशिया जैसी टीम को तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अब इतना इसको टफ टाइम देने लगी पाकिस्तान को मलेशिया, लेकिन ये कोई इस तरह ना है नहीं। लेकिन हमारा जो एक फिटनेस हमारा जो अगर आपने देखे ही होंगे मैचेस, लास्ट क्वार्टर में हम जो है ना बिल्कुल फिनिश हो रहे हैं, हमारी जो है ना फिटनेस लेवल वो वाला है नहीं। हालांकि बहुत काम किया है हमने इसके अंदर, जो हमारा कैंप लगा था क्वार्टर, इसके अंदर ट्रेनिंग की है, वेट ट्रेनिंग, जिम सब कुछ किया है। लेकिन फिर वही वाली बात है कि ये इम्प्रूवमेंट वो होती है कि जब आप अपने बड़े टीम को कुछ थोड़ा सा जो है ना कोई सरप्राइज है या वो करे। अब ये तो फिर हम वही परफॉर्मेंस तो वही है, कोई इसमें चेंजेस तो है नहीं। अगर खुदा ना खासा कोई अप एंड डाउन हो जाए तो भी आज फिर हम 1 साल बाद भी वहीं खड़े हुए हैं, तो इम्प्रूवमेंट तो नहीं हुई ना। और मतलब मेरे ख्याल से और इससे बड़ा नंबर ऑफ पूल या इससे अच्छे टैलेंटेड प्लेयर पाकिस्तान में अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये काफी नीचे हो रहे हैं। आपने मतलब बड़ी बात की कि इससे अच्छे प्लेयर्स नहीं है। जी बहुत से, मैं पिछले प्रोग्राम में भी जो हमने किया था याज महमूद के साथ, उसमें मैंने ये बात कही थी कि मतलब काफ़ी लोगों ने मुझसे ये बात कही कि जो पिछला कि जब 2 फेडरेशन बन गई थी, 2 कैंप लगे थे, वो तो खैर एक जम हो गए थे और एक टीम गई थी, लेकिन उस मतलब कैंप में जो खिलाड़ी दूसरे मतलब फेडरेशन के शामिल थे वो टीम में भी सिलेक्ट हुए थे। लेकिन इस कैंप में उन खिलाड़ियों को बुलाया नहीं गया, कैंप में नहीं थे, टीम में भी नहीं है। उसमें जो रियाज भाई एक थोड़ा सा मसला हुआ था मेरे ख्याल से, जो वो वाले जो प्लेयर जो कुछ जम हुए थे ना, उसमें कुछ प्लेयर्स ऐसे थे कि जो मेरे ख्याल से आउट ऑफ कंट्री ही लीग खेलने चले गए और उसके बाद से इन्होंने कांटेक्ट किया है उनको, क्योंकि और भी यहाँ प्लेयर आए ये कांटेक्ट किया तो बड़ी अच्छी बात है फिर तो, क्योंकि इन्होंने तो एक ओपन वो रखा था कि जी आप भी आ जाए, मतलब अब ये तो नहीं कर सकते, उन्होंने बोला आप परफॉर्मेंस करें, क्योंकि आप तो उसमें कोचिंग स्टाफ में थे। जी तो ये इनको मतलब वहां पे था कि उनको बुलाना था जो भी कुछ, अब वो आए नहीं क्योंकि उन्होंने बोला हमारा कमिटमेंट यहाँ पे, और जो आने वाले हैं इसमें बहुत सारे प्लेयर हैं जो लीग छोड़ के आए सही, और 2-3 लड़के हैं जो इंजर्ड हो गए थे ना, 1-2 लड़के, अबू बकर है हमारा मेजर वाइस कैप्टन था ना, उसकी इंजरी भी हुई है, उसकी वजह से भी काफी जो है ना फर्क पड़ा है हमारी डिफेंस, डीप डिफेंस के अंदर। अच्छा तारिक लुत्फी साहब, बड़ा माशाल्लाह आपका जो टेन्योर है बड़ा सक्सेसफुल रहा है और बड़ा मतलब आपका एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है। फीफा गोल प्रोजेक्ट लाखों $, पाकिस्तान में आए और हमने एक ऐसी जगह का इंतखाब किया स्टेडियम बनाने के लिए जहाँ पे मेरे ख्याल से 20 साल बाद भी मेरे ख्याल से वहाँ पे अगर आप मैच कराएं या आबादी हो तो वहाँ हो नहीं सकती, आइसोलेटेड इलाका है। तो ये क्या था कि कौन से वो जहन थे जिन्होंने वो जगह मुंतखब की थी? अगर कहीं शहर के थोड़ा सा करीब होता या बीच में होता तो उसका कितना फ़ायदा उठाया जा सकता था, जबकि उसका कोई पर्पज़ भी नहीं है, बल्कि वो तो टूट फूट का शिकार हो गया है, लाखों $, उसमें लगे और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। कौन लोग हैं जो प्लानिंग करते हैं इस तरह की? रियाज भाई, ये थोड़ी सी एक बड़ी संजीदा सी अप्रोच की इसमें ज़रूरत है। मैं आपको बताऊं कि जब जो कोच गोल प्रोजेक्ट कराची का मिला था उसमें मैं भी था उस टूर पार्टी में। अच्छा। और सिंध गवर्नमेंट के लोग भी थे, कहीं ना कहीं आपका भी हिस्सा है। और मैं बताऊँ मैं आपको अच्छा। इसकी डिटेल मैं मतलब मेरा रोल ये था कि मैं एज ए नेशनल कोच था। जी जी। तो मेरी एक आपका इनपुट शामिल था उसमें? मतलब मैं प्रेजेंस था, इनपुट तो कोई नहीं लेने वाला वहाँ पे। लेकिन ये कि इत्तेफाक की बात है कि जो मौजूदा प्रेसिडेंट साहब जो जीते हैं अभी इलेक्शन, मोहसिन गिलानी, ही वाज देयर आल्सो, वो तो फीफा के साथ भी उन्होंने काम किया, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में थे, तो वो भी आए हुए थे पाकिस्तान। और हमें याद है कि जब जगह हम तलाश कर रहे थे तो हमने ये उर्दू कॉलेज जो है गुलशन इकबाल पे, जहाँ हकीम सईद साहब का वो भी है, जहाँ मधु मोहम्मदन की फुटबॉल एकेडमी भी है, बैतुल मुकर्रम मस्जिद वो भी था, और उसके सामने ये मधु मोहम्मदन के सामने जो यूनिवर्सिटी रोड है, जहाँ जुमा बाजार लगता है, वहाँ पर भी वो जगह हमें मिल रही थी। अच्छा अच्छा। लेकिन उस ज़माने में आपको पता है कि कराची में ज़रा शोरिश थी
और शोरिश की वजह से जो फुटबॉल कम्युनिटी थी वो इस बात पर हिम्मत नहीं करी उन्होंने। मैं समझता हूँ कि वो शहर में इस तरफ जो है ना गोल प्रोजेक्ट बनाते, तो वो एक सेफ साइड पे मैं समझता हूँ उधर ले गए, जो कि गलत फैसला था। और देखें ना, वहाँ तो कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं जाती। बहुत गलत अच्छा, है सर, हमने दुनिया भर में देखा है, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, जापान में, मतलब जहाँ जहाँ मतलब हम गए हैं, देखा है हमने कि वहाँ पर जहाँ बड़े बड़े स्टेडियम उस जगह है जहाँ ट्यूब स्टेशन आती है, ट्रेन आती है, वहीं पे करीब होती है, और फिर उनका तो मतलब ये कि इतना अच्छा सिस्टम होता है ट्रांसपोर्ट का कि आपको कोई मतलब परेशानी नहीं होती। और ये आपने बिल्कुल एक ऐसी सुनसान जगह बना दिया। मैं समझता हूँ ये हालत का शिकार हुआ, ये गलत फैसला था जो आप, ये टोटल गलत, करोड़ों मतलब ये कि लाखों डॉलर आपके बर्बाद हो गए, ज़ाया हो गया मेरे नज़दीक। तो बहरहाल जी, अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान के स्पोर्ट्स पे, और ख़ास तौर से पाकिस्तान के फुटबॉल पे, इसलिए कि टैलेंट बहुत है हमारे यहाँ, लेकिन हमारी कोई मतलब उसको हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, प्लानिंग हमारी सही नहीं है। बहरहाल दुआ ही कर सकते हैं। गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फ़ौरन आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करेंगे। एक ब्रेक। प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, और ये हमारे साथ मौजूद हैं साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर और पाकिस्तान मेंस और वीमेंस टीम के कोच, और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कोच हैं पाकिस्तान के, मेरे ख्याल से वाहिद कोच हैं। तारिक लुत्फ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके साथ साथ साबिक इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी आसिफ अहमद हैं, जो कि पाकिस्तान की टीम के साथ हालिया दिनों में भी कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम देते रहे हैं। और चूँकि नेशंस कप ज़ाहिर है इस वक्त जो है जारी है, आपको पता है कि मलेशिया में, तो यकीनन हॉकी पे बात होगी। आसिफ, हमने ये देखा कि इस नेशंस कप में हमारी टीम जो है पहले और दूसरे क्वार्टर में निस्बतन बेहतर खेल का मुजाहरा किया, लेकिन जब तीसरा और चौथा क्वार्टर होता है तो हमारी टीम जो है वो अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाती। तो ये क्या मतलब, आप क्या समझते हैं, फ़िज़िकल फ़िटनेस का प्रॉब्लम है या स्टेमिना की कमी है? हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त? फ़िज़िकल फ़िटनेस तो रियाज भाई जो भी प्रिपरेशन हुई है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हुई थी, और काफ़ी इस्लामाबाद में भी हम लोग थे, गर्मी थी, वेदर वैसे ही था। लेकिन वैसे जो मैंने भी, हमारे पास फोरकास्ट आई थी अनफॉर्चुनेट, जो मलेशिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना मतलब गर्मी हो गई है। लेकिन मैं इस चीज़ को इससे लिंक इसलिए नहीं करूँगा कि वो तो दूसरे टीम के लिए भी गर्मी है, सबके लिए गर्मी है। अब हमसे से जो ठंडे मुल्क से खेल के आ रहे हैं वो पूरे गेम खेल के जा रहे हैं, तो इट्स मीन के कुछ अभी है हमारे अंदर, कुछ कमी अभी है फिटनेस, रिगार्डिंग फिटनेस, कि हम आखिरी क्वार्टर में ना हमारा वो पेस, वो मोमेंटम नहीं रह पा रहा। सही। अच्छी टीम के खिलाफ, छोटी टीम के खिलाफ तो हमारा हो जाता है, लेकिन जो बड़ी टीम है ना वो फिर हमारे को वैसे मतलब हमारी जो प्लानिंग है उसके ऊपर हमें खेलने नहीं देती, उसकी वजह से फिर हम लैग कर जाते हैं। आपने लास्ट मैच भी देखा, जो आखिरी 3 से 4 मिनट रह गए थे, जो में आराम से न्यूजीलैंड ने गोल मार दिया था, और
उससे हमको बहुत बड़ा वो एक लॉस हो गया था। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा इस पे और हमें जो है ना काम करना पड़ेगा फिटनेस के ऊपर। स्किल वाइज तो आपको पता है पाकिस्तान हॉकी बहुत मतलब टैलेंट है प्लेयर्स के अंदर, और वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी स्किल दिखा जाते हैं, वो अपना काम निकाल लेते हैं, लेकिन उसमें हमारी कंसिस्टेंसी है नहीं। कंसिस्टेंसी क्योंकि जब तक आपको पता, आपने अभी रियाज भी खेला है, फिटनेस होती है ना प्लेयर के अंदर, वो बहुत कुछ कर जाता है। जब उसके अंदर उसके परफॉर्मेंस या स्टेमिना कम हो जाता है ना, तो फिर वो चीज़ें ज़ाया होने लगती हैं। गोल पोस्ट के ओपन उससे बॉल मिस हो जाता है, या कहीं रोक नहीं है, वहाँ पे आपकी कोऑर्डिनेशन बॉल और हॉकी का हो जाता है। ये थोड़ा सा भी हमें, मेरे हिसाब से जो है ना, हमें इस पर और वर्क करना पड़ेगा। अच्छा तारिक लुत्फ़ी साहब, हमने 2 तो सवालात आपसे उस वक्त किए थे और भी करेंगे, लेकिन ये बताएं कि माशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में आप फुटबॉल की वाहिद शख्सियत हैं जो सबसे ज़्यादा मतलब आपका कैरियर अगर हम देखते हैं तो बड़ा सक्सेसफुल है, बड़ा मतलब है कि आपका एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, एक्सपर्टीज़ है। कहाँ से अपने कैरियर का आगाज़ किया था और यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? मुख्तसरन बताऊंगा, ज़ाहिर है मुख्तसरन तो टाइम खत्म हो जाएगा। अपने बारे में ज़्यादा बात करने में बहुत मुख्तसर बताऊंगा। मैंने अगर आप देखें तो प्रोफेशनल फुटबॉल में, पाकिस्तानी प्रोफेशनल फुटबॉल में PIA यूथ से स्टार्ट किया। वेरी गुड। उससे पहले भी 10, 12, 15 साल का कैरियर है पीछे, लेकिन मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ। जी, पीछे के मुख्तसर ही। डिपार्टमेंट नेवी भी थी, इसलिए कि सवालात बहुत KMC सारे भी थी, हैं, वो कहते हैं ना अब वक्त का में मुकाबला सब है। टॉप के क्लब भी थे कराची के, लेकिन देखा जाए तो मंजर आम पर मैं अगर आया तो PIA यूथ से आया, सही। और PIA यूथ से फिर मैं शिफ्ट हुआ PIA सीनियर टीम में, जहाँ मेरा अपॉइंटमेंट हुआ नेशनल टीम में, और उसके बाद फिर कोई 34-35 साल मैंने PIA को सर्व किया। PIA ने 9 दफ़ा नेशनल चैम्पियनशिप जीती, जो आज तक रिकॉर्ड है। जी जी। वो रिकॉर्ड किसी ने ब्रेक नहीं किया। और फिर वहीं से मैंने कोचिज़ एजुकेशन की तरफ सही। अपने आप को गामजन किया, और फिर मैंने बहुत कुछ पढ़ा फुटबॉल की कोचिंग में। और उसकी भी वजह, एक क्रिकेटर थे हमारे, आप शायद जानते हो, जुल्फ़िकार साहब इंग्लैंड से आए थे, जी जी। उनकी पोस्टिंग थी। वो जब आए हमारे पास स्पोर्ट्स हेड बन के, तो उनका पहला सवाल ये था कि फुटबॉलर किधर हैं ये, और कितने पढ़े लिखे हैं। सही। तो उस ज़माने में हम पढ़े लिखे फुटबॉलर थे, 2-4 ही थे। हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये 4 लड़कों को जो ना इंग्लैंड भेज दो पढ़ने के लिए फुटबॉल। वो समझते, विज़न था उनका, विज़न था, और उन्होंने ये इब्तिदा करी, तो समझो कि ये इनिशिएटिव था ज़िंदगी का, सही। कि इंग्लैंड से कार्रवाई शुरू हुई। और उसके बाद फिर मैंने मुनासिब समझा। और मैं ये समझता हूँ कि अभी आप अक्सर तस्करा करते हैं बहुत टॉप स्टार्स का, फुकदान जो हमारी कम्युनिटी में, वो यही है कि जब फुटबॉलर फुटबॉल खेल रहा होता है तो वो कभी भी अपनी माजी पास्ट की बात तो जानता है कि वो टॉप का खिलाड़ी है, लेकिन वो फ्यूचर के बारे में आगे का विजन नहीं सोचता, इसका विजन नहीं है। तो वो क्या करता है कि वो पढ़ता लिखता नहीं है, वो कोचिंग की तरफ माइल नहीं होता, और एक वक्त आता है जब उसका तो डिक्लाइन। फिर आपने दुनिया भर में मतलब एक कोचिंग कोर्स भी किए, फीफा और एशियन, और इसका बड़ा मुख्तसर ये कि आप वाहिद हैं जिसकी मतलब है कि सबसे ज़्यादा कोर्सेज किए हैं, ना सिर्फ एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन के, फीफा के, जर्मनी और दुनिया भर में, मतलब है कि ज़बरदस्त लुत्फ़ी साहब। अच्छा ये बताइएगा तारिक लुत्फ़ी साहब के मोहसिन गिलानी जो कि 13 वोट मिले, और उनके अपोनेंट जो थे जई साहब तलहा, उनको 11 वोट मिले, बड़ा नेक टू नेक मतलब मुकाबला हुआ। अच्छा गिलानी साहब जो है ये फीफा में भी रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आप फुटबॉल फेडरेशन जो 10 साल से ज़ाहिर गैर फाल थी, इलेक्शन अब हुए, तो क्या ये कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आप तो ज़ाहिर बहुत ज़्यादा करीब रहे हैं। देखें रियाज भाई, मैं आपको बहुत मामूली सा बैकग्राउंड बताता हूँ कि इस पिछले 10 साल में हमारे फुटबॉल स्टेक होल्डर्स की, फुटबॉल को चलाने वाले लोगों की अवेयरनेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। सही। जब फुटबॉल नहीं मिली इनको और NC ने आके काम किया, तो अवेयरनेस बढ़ी, और अवेयरनेस ये बढ़ी कि आइंदा जो फुटबॉल फेडरेशन बननी चाहिए उसमें पास्ट के जो फुटबॉलर्स हैं उनका पार्ट ज़रूर होना चाहिए, बजाय इसके कि ब्यूरोक्रेट हों, बजाय इसके कि गवर्नमेंट के नामजद नुमाइंदे हों, बजाय इसके कि वो फुटबॉल से वाबस्ता लोग ना हों, वो नहीं होने चाहिए, बल्कि फ़ुटबॉल से वाबस्ता लोग होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा अचीवमेंट इस फुटबॉल फेडरेशन का ये है कि मेजॉरिटी ऑफ देम आर दी फुटबॉलर्स। काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड के फुटबॉलर्स के मौजूद हैं। और मोहसिन गिलानी जो है, उनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, मुझे बड़ा भाई कहते हैं अपना। अच्छा। और वो बहुत मतलब ये कि माशाल्लाह स्मार्ट आदमी है, और मैं समझता हूँ कि विजन है उनका। नहीं वैसे तो माशाल्लाह अपेरेंटली तो वो स्मार्ट हैं, और मतलब नहीं बहुत स्मार्ट है, खुद फुटबॉलर हैं वो, खुद। लेकिन अगर उनकी स्मार्टनेस जो है पाकिस्तान फुटबॉल की बेहतरी में कन्वर्ट हो तो इससे अच्छी और क्या बात है। मैं समझता हूँ कि ही वाज एम्बिशियस कि वो किसी वक्त पाकिस्तान की फुटबॉल को सर्व करे। ये तो बड़ी अच्छी आज उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल गई है।
तो इसका मतलब हमारे पास एक अच्छा मतलब फुटबॉल बिल्कुल, फेडरेशन का सदर आ गया, ये कह सकते मैं हैं। आपसे ये कहता हूँ कि सदर ही अच्छा नहीं आ गया, बल्कि बहुत ही वाइब्रेंट किस्म की अपोजिशन भी आ गई है। सही, वेरी गुड, तो अभी बहुत काम करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन काम अच्छे होंगे। वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा आसिफ जी हमेशा से मतलब हमारे यहाँ फंड्स की तो कमी रही है जी और एक ज़माने में हमने देखा कि इवन जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मुलाजमीन थे उनको भी तनख्वाहें नहीं मिलती थी और एक इम्तियाज़ होते थे कराची के हॉकी स्टेडियम में जिनका मतलब कोर्ट में केस चला गया था, वो कोर्ट से केस जीत गए और 27 लाख रुपए कोर्ट ने कहा है कि इनको अदा किए जाएं। तो उनको मेरे ख्याल से जो भी था वो कोर्ट में था उनका केस, तो वो जीत गया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने उनको भी देने, जो हमारी इत्तलात हैं, जो मतलब मीडिया के थ्रू हमें पता चला है, एक चीज़। दूसरी ये कि ये वाली जो टीम है जो अभी नेशंस कप में गई हुई है, इसके खिलाड़ियों को भी डेली अलाउंस नहीं मिला, क्या कहेंगे? यही तो सबसे बड़ी वो है कि प्लेयर्स जो है ना रियाज भाई, जब तक आप उसको कोई ना कोई, अब यही होता है प्लेयर खेल रहा है उसका टाइम यही है, उससे उसको जब कुछ ब्रेड एंड बटर वही है। डिपार्टमेंट्स ने हाथ हटा लिया है, डिपार्टमेंट की टीमें नहीं बनी हुई हैं, तो उनका तो सर यही है ना। अब कैंप में आता है बंदा और आप आज को आपको पता है कि कॉफ़ी पीने भी चला जाता है प्लेयर, तो कोई 500 रुपये की कॉफ़ी आती है। तो इस वजह से वो चीज़ें, और साइड में और भी बहुत सारी चीज़ें। पहले तो स्पॉन्सर्स बहुत होते थे, किटें मिलती थी, चीज़ें मिलती थी, अब तो बेचारे वो तो आप उस दौर की बात कर रहे हैं जब नूर खान होते थे, ब्रिगेडियर आतिफ होते थे, कर्नल मुदस्सिर असगर हुआ करते थे, विजनरी लोग थे, ब्रिगेडियर हमीदी होते थे, ये उस जमाने की बात है। उनका विजनरी लोग थे इंटरनेशनली। लेकिन उसमें रियाज भाई एक और पॉजिटिव ये भी था, पाकिस्तान की रैंकिंग भी जो है ना, जो था लेवल में, अब हम मतलब 15 या 14 जिस पे भी हैं अभी हम, तो अब उसमें और उस टीम में भी बहुत फर्क पे है इस वक्त, और इम्प्रूवमेंट अभी हुई है। एक मैच जो जापान से इन्होंने जीता उसके ऊपर इनकी ये 2 स्टेप्स मेरे ख्याल से ऊपर हुए, 13 पे भी देख रहा था आने से पहले। बहरहाल लेकिन मसला ये है कि जब तक रियाज भाई ये हमें कुछ ना कुछ मिलेगा नहीं प्लेयर्स को। अभी भी ये जाते हुए, अभी भी मैं सुन रहा हूँ 1-2 चल रहा है। आप तो क्लोज हैं यार काफी जी, तो मतलब मैं मतलब बोलता हूँ कि यार हम तो चलो फिर भी डिपार्टमेंट, ये तो बेचारे क्या है फिर इनको, ये जाके अब सेमीफाइनल खेल रहे नेशंस कप का, क्या मिला हुआ इनको? कुछ भी नहीं मिला हुआ। मतलब अब ये तो बहुत बड़ी एक मतलब वो प्लेयर के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा मतलब ताहिर जमान एक सीजन कोच है, मैं अपने जितने भी प्रोग्राम होते हैं इसलिए कि मैंने बहुत करीब से देखा है, जाना है, ज़ाहिर हम भी हॉकी खेलते रहे हैं। ताहिर जमान जो एक सीजन कोच है, इंटरनेशनली उनका एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर भी है, चीज़ों को समझते भी हैं, इंस्ट्रक्टर भी हैं वो। आप क्या समझते हैं कि अब जिस तरह से मतलब उन्होंने कोच किया, सही मतलब उसका रिफ्लेक्शन हमें नजर आया, या मतलब है कि आप अभी जो बात हो रही थी हमारी आपसे कि हमारी टीम जो है तीसरे और चौथे क्वार्टर में मतलब वो नताइज नहीं दे पाती जो कि देने चाहिए, क्या कहें? बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं, लेकिन जो अगर स्किल वाइज जो देखा जाए, जो हम लोगों ने चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करनी थी कि नियरेस्ट टू द गोल पोस्ट, और कुछ हमने ऐसी चीज़ें थी जो काफ़ी अरसों से ना रियाज भाई वो बिल्कुल हाइड हुई भी थी। हमारे प्लेयर्स को आइडिया ही नहीं था कि हम कितनी की पोजीशंस पे और कितना इजी खड़े हुए हैं, उस चीज़ की उनको मतलब अंदाज़ा नहीं था कि हमें यहाँ पे किस तरह से परफॉर्म करना है और यहाँ से कितना इजीली हम गोल अवेल कर सकते हैं। तो इस कैंप में जो है ना, क्योंकि आपको पता है 3 फेजेस में कैंप लगाए, पहले वहाँ में लगा, 2 इस्लामाबाद में लगे, उसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया और लड़कों ने इम्प्रूवमेंट की है, जो कि हमें मैचेस में आपने देखा होगा नज़र आई। 1-2 लड़कों ने डिफ्लेक्शंस की हैं, ये बड़ी ट्रेनिंग करवाई थी इन्होंने और माशाल्लाह उसके ऊपर इन्होंने अच्छा काम भी किया है। शॉर्ट कॉर्नर पे हाँ 2 चीज़ों पे मुझे बड़ा हुआ, आपने देखा 1-2 मैच रुके ही नहीं लड़कों से ना, वहाँ पे अगर हमारे शायद रुक जाते हैं ना तो ये माइट भी कुछ और ही रिजल्ट होता हमारा, बट बड़ी टीमों के खिलाफ रुके ही नहीं है, 3-4 शॉर्ट कॉर्नर ज़्यादा ज़ाया हो गए। सही। तारिक लुत्फ़ी साहब, एक आम परसेप्शन है यहाँ पर कि हमारी मतलब जितनी फेडरेशन है या नॉर्मलाइजेशन कमेटी थी जो फुटबॉल को देख रही थी, उनकी कोशिश हमेशा ये होती थी कि वो ऐसे मतलब आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स को शामिल करें जो पाकिस्तानी निज़ाद हैं, बैरून मुल्क मतलब वो खेलते हैं। तो ये क्यों ऐसा है? हम अपने जो पाकिस्तानी हैं उनको क्यों नहीं प्रमोट करते? अगर हम उन पे ये कदगन लगाते हैं और उनकी जगह हम बाहर से खिलाड़ी लेते हैं तो फिर हमारा टैलेंट जो है उसको मतलब कैसे मतलब उसको आप वो कर सकते हैं कि हौसला अफजाई? ये बड़ी दुखी रग है पाकिस्तान के फुटबॉल की जी, और मैं इसका बहुत बड़ा नकाद हूँ। और आज से नहीं हूँ बल्कि जब से डायस्पोरा प्लेयर पाकिस्तान में आते हैं, मैं जब से तनकीद करता हूँ इसमें कि यार ये इनका हक़ नहीं है, ये पाकिस्तानी उन फुटबॉलर्स का हक़ है जो नेशनल लीग्स खेलते हैं, नेशनल चैम्पियनशिप खेलते हैं। आप यहाँ से टैलेंट को हट करें, उनको ग्रूम करें, उनको अपने साथ रखें। सही। आप बाहर से प्लेयर, और बाहर से प्लेयर आने की बहुत सारी वजूहत ये हैं कि बहुत से खुद साख्ता एजेंट जो है ना वो पाकिस्तान के फ़ुटबॉल के साथ अटैच हैं।
और वो बाहर से प्लेयरों से कांटेक्ट करते हैं, उनमें पैसों का गेम है सारा ये, और वो आगे जो ना पाकिस्तान में तो perform गिलानी करें। साहब इसको खत्म कर पाएंगे? मेरे ख्याल से कि उन पर प्रेशर होगा इस बात का, और उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद से 4 दफ़ा तो मैं खुद सोशल मीडिया पर ये एक स्टेटमेंट अपना दे आप चुका हूं। गिलानी साहब को एडवाइस करेंगे when he will ask या for सजेस्ट the करेंगे? advice। चलें, मैं जब एडवाइस अगर वो कभी मुझे कहेंगे कि तारक लुत्फी साहब आइए अच्छा। आपसे कुछ मशवरे लेने, तो मैं ज़रूर उनको दिल से मशवरे दूंगा, लेकिन ही शुड आस्क मी कि मेरा एक तजर्बा है, उस तजर्बे की बुनियाद पे मुझसे पूछे तो मैं ज़रूर। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वो भी डायस्पोरा प्लेयर पर उन्होंने भी फुटबॉल को प्रमोट करने की कोशिश की तो ये फिर एक अपोजिशन होगी। मैं समझता हूँ कि हमारे प्लेयरों का हक़ नहीं मानना चाहिए। और आपको मैं बताऊँ कि इन्होंने हर दफ़ा एक नए कप्तान को बाहर से अलॉट कर दिया, कप्तान का बैंड पहना दिया। देखें अभी आपने इनका तस्करा किया कि ये अंडर 14 से आए, अंडर 16 से आए, वो ये प्लेयर पाकिस्तान के चंद खिलाड़ियों में से हैं। और आपने अभी जब ये शुरू की थी तो हम YMCA में एक देखिए आपने एक तस्करा किया कि एक आदमी बिल्कुल चाइल्डहुड से जो ना नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करते हुए ऊपर आ रहा है, तो वो बेचारे का अरमान होता है कि मैं 10-12 साल के बाद पाकिस्तान का कप्तान भी बनूंगा। और इनके साथ ये ओलंपियन बन सकते थे लेकिन ये नहीं बन पाए। देखिए उसकी मुझे पता है वजूहत बहुत सारी होती है, मैं समझता हूँ, ये मैं चीज़ें समझता हूँ, ये मैं लॉबियाँ होती हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन डायस्पोरा प्लेयर को मैं सिर्फ उस सूरत में रिकमेंड करता हूँ जैसे कि जैश रहमान था, वो प्रीमियर लीग खेलता था, या अदनान फारूक था, वो अच्छा प्लेयर था। एक दो अच्छे प्लेयर, 2-3 प्लेयर आप बाहर से ला के खिला लें, लेकिन उनको कैंप का भी पार्ट बनाए। आप क्या करते हैं कि 2 महीने हमारे प्लेयरों को कैंप में रगड़ा दे रहे होते हैं और वो VIP प्लेयर बाहर से आगे 4 दिन के बाद टीम का हिस्सा बन जाते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन भी नहीं बनता, वो केमिस्ट्री भी नहीं बनती हमारे परफॉर्मेंस कितने डिस्करेज होते होंगे जो पूरे साल मेहनत करते हैं। और दूसरी बात है कि अभी आप हॉकी की, मैं हॉकी से दिलचस्पी इसलिए बिल्कुल रखता हूँ, बात करें मैं दिलचस्पी इसलिए रखता हूँ हॉकी की, मैं हॉकी देखने जाया करता था उस जमाने में। इनसे तस्करा कि जब कलीमुल्लाह, असलाउद्दीन, समीउल्लाह हुआ करते थे, मैं पर्सनली जाया करता था, नेशनल कोच होता था, हमारे फिर भी जाता था। हमारे यहाँ भाई बैठे में प्रोग्राम तो हमारा चल रहा है, वो भी ये भी कह रहे थे कि समीउल्लाह और कलीमुल्लाह की मतलब सर जी मैं कहता हूँ कमाल हॉकी खेलते थे, कमाल हॉकी, और बड़े रिकॉर्ड है इनके पास। अब आप देखें ना, आप ये कहते हैं कि जी आप सेकंड क्वार्टर में या थर्ड उसमें जो ना टीम डाउन हो जाती है, देखें प्लेयर की कितनी भी आप फिटनेस कर लें, कितनी भी फिटनेस कर लें, अगर उसका रिकॉर्ड एक्सपोजर नहीं होगा उसके ऊपर इंटरनेशनल मैचेस का, तो हमेशा यही सूरत होगी जो इनके साथ हो रही है। बिल्कुल सही, ये इट इज एक्सपोजर, और ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है टीम के ऊपर। जो मेच्योर टीमें होती है उनका एक मेच्योर जो प्लेयर है वो 70 मिनट के मैच में 35 मिनट में अपने आप को फिनिश नहीं करता है, वो 70 मिनट के लिए अपने आप को कीप करता है। एक्सपोजर जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। एक्सपोजर बहुत जरूरी है, और ये उसकी यूटिलिटी, उसकी एनर्जी की यूटिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक।
प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर, साबिक कप्तान और कोच तारिक लुत्फ़ी साहब, और उनके साथ साथ मौजूद हैं साबिक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर और मौजूदा पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ़ टीमें हालिया उनके कोच मोहम्मद आसिफ अहमद ख़ान। तारिक लुत्फ़ी साहब, आप क्या समझते हैं कि हमारा जो इस वक्त स्टैंडर्ड है पाकिस्तान फ़ुटबॉल का, हम मतलब सार्क या एशियन सतह पर कम्पीट कर पाएँ, उस म्यार पर पहुंच गए, या अभी सफ़र करना बाकी है? देखिए, साफ के तो 4 गोल्ड मेडल हमारे पास है। ठीक है, ये तो आप इस टॉपिक को तो हटा दें। ठीक है, क्योंकि जब सैफ में हम 4 दफ़ा गोल्ड जीत चुके हैं, इसका मतलब वी आर कैपेबल, मच कैपेबल कि हम इसको फिर जीत मतलब सकते नेपाल, हैं। भूटान, पाकिस्तान, हम इन सब को जीत सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। ठीक है। अब मसला ये है कि आप गल्फ में कब पहुंचेंगे, आप साउथ दूसरे ईस्ट एशिया में कब तक पहुंचेंगे, ये आपकी फुटबॉल की प्रमोशन पे डिपेंड करेगा। सही। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब क्योंकि फुटबॉल फेडरेशन बन गई है, हाँ, अगर प्रॉपर टैलेंट हंट हुआ, हाँ, प्रॉपर लॉन्ग टर्म्स प्रोग्राम बने फुटबॉल के, अपॉइंटमेंट्स ऑफ कोचेस प्रॉपर हुए, बाहर का आदमी नहीं चाहिए हमको, आपको तो ना हमें कोच चाहिए ना हमें बाहर का प्लेयर चाहिए, सही, लोकल, उस पर आप ध्यान दें, सही सिलेक्शन करें, सही लोगों को पुट करें और उनको लॉन्ग टर्म दें, उनको परफॉर्मेंस बेस्ड जॉब दें कि भाई आपको 1 साल के लिए टीम दी गई है, अगर आपकी परफॉर्मेंस होगी तो यू आर देयर, और अगर आप वहाँ पर नहीं है तो आपको सेक कर दिया जाएगा। सही। तो अच्छे अपॉइंटमेंट्स हो गए हैं, तो हमारे पास टैलेंट रियाज भाई इतना है कि मैं आपको यहाँ गारंटी बैठ के, मैं एज ए कोच टेक्निकल आदमी हूँ, मैं आपको गारंटी कहता हूँ कि पाकिस्तान का 14 साल का बच्चा, जापान एशियन चैम्पियन है उसका 14 साल का बच्चा, वर्ल्ड चैम्पियन ब्राज़ील है उसका 14 साल का बच्चा, या किसी भी मुल्क का 14 साल का बच्चा जो टॉप की नेशन से फुटबॉल की, पाकिस्तान का बच्चा उससे कम नहीं। हमारी जो स्ट्रीट चाइल्ड की जो टीम थी हमारी, क्या कहते हैं, वो तो वहाँ से जीत के आई थी बाहर सर से। इस मौजू पर मैं गुफ्तगू नहीं करेंगे। अच्छा, चलें, ठीक है। अच्छा, हम आते हैं आसिफ अहमद खान की तरफ। आसिफ, पेनल्टी कॉर्नर एक ज़माने में जब मुनीर डार, तनवीर डार, क्रिकेटर आतिफ, अख्तर इस्लाम, मंजूर हसन, मुनव्वरुज़्ज़मान, नासिर अली, सुहेल अब्बास पे तो मतलब एंड हो जाता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, और उनका ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद ही कोई मतलब उसको तोड़ सके। मौजूदा टीम, क्या हम कन्वर्जन रेशो जो है हमारा वो है जो होना चाहिए या नहीं है, और कब तक हम वहाँ पहुँचेंगे? उस तक तो खैर थोड़ा सा मुश्किल ही है। सुहेल ने क्योंकि जितना किया है इसके लिए, सुहेल का तो मार्को तला रिकॉर्ड है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ सर, क्योंकि अब हमने 3-4 साल से जूनियर के लड़के भी आए और आके कुछ बहुत ही छोटे स्पैन है उनका, 3-3, 2-2, 4-4 टूर्नामेंट उसमें परफॉर्मेंस दिया, उसके बाद वो कोई लीग खेलने, एक लड़का रबाज था वो हांगकॉन्ग चला गया, अच्छा ड्रैग फ्लिकर हमारे साथ वर्ल्ड कप में था, उसने अच्छी मारी थी, अच्छी पावरफुल थी वो, लेकिन फिर वही कुछ डिसार्ट हुआ, उसे बोला कि ऐसा है वैसा है, और फिर वो भी निकल गया। अब ये लड़का, अब इसी में मैं देखे, मैंने 2-3 लड़के देखे कि उनमें कुछ ना कुछ जो है ना रियाज भाई, कुछ में कमियां हैं, जो उस तरह से जो हमें चाहिए ना कि बिल्कुल परफेक्शन के साथ वो काम हो, वो नहीं होता। सम टाइम्स उनका कोई स्टेप आगे हो गया, इसके लिए थोड़ा सा उनको जो है ना इस चीज़ को और इम्प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन इस पे अब बहुत लोग आ गए राज भाई, इसमें बहुत दुनिया ने काम कर लिया है, बड़ी अच्छी अच्छी उनके पास स्किल्स आ गई हैं, और बहुत अच्छी अच्छी उनके पास ऐसे गैजेट्स हैं जिससे वो प्लेयर की एक एक चीज़ को नोट कर लेते हैं, तो उन्हें फ़ौरन पता चल जाता है कि आपने ये गोल किया, अगला आपको गोल कहाँ से पड़ेगा। अगर आपने लास्ट वाला मैच देखा होगा, न्यूजीलैंड वाला मैच देखा होगा, उसके मतलब जो ड्रैग फ्लिकर था उसने इतनी आइडियल पोजीशन पे रियाज भाई, गोलकीपर भी है पीछे, लास्ट मैन भी है, वो भी खड़ा है, उसके बावजूद भी गोल वहां से निकल गया। उनके बड़े परफेक्ट होते हैं, और कोई आप ये देखिए कि उनकी बॉल किसी से टच होके नहीं जा रही है, इतनी सी जगह है उसने उसी में से निकाल दी है, तो दैट इज कॉल्ड परफेक्शन। वो अभी हमारे प्लेयर में वो नहीं है, ये बस जोर लगा दिया या तो अंदर या तो फिर बाहर। तो अच्छा, हालांकि डी, जब मैं आप 25 लाइन क्रॉस करते हैं और डी के पास जाते हैं, तो आपके पास सोचने के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स होते हैं कि आपने डॉज देना है, गेंद को लेके आगे बढ़ना है या पास देना है। अब वहां अगर आप फेल हो गया तो मामला चला गया। अच्छा आसिफ, जाहिर है आप इस वक्त फेडरेशन के साथ हैं, मुख्तलिफ फेडरेशनों के साथ काम करते रहे हैं, पाकिस्तान टीम के जो है कोचिंग पैनल है उसमें भी हैं, मौजूदा फेडरेशन सही काम कर रही है?
काम तो इन्होंने बहुत अच्छे करे हैं कि मतलब फंड्स नहीं आ रहे हैं। फंड्स लेकिन नहीं आ रहे काम क्योंकि नहीं, उसमें मसला ये रहा भाई, प्रॉब्लम है क्योंकि ये तो हमने खुद भी देख रहे हैं, हमें तो खुद अच्छा नहीं लगता बोलते हुए, लेकिन ये कि प्रॉब्लम है, फंडिंग वैसी नहीं हो रही जो गुज़िश्ता 2-4 साल पहले भी हो गई थी अच्छी। कैंपेन तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए सर मैं तो बोलता हूँ कि भाई वो वाली बात है कि पहले भी आपसे हुई थी बात कि लीक्स कराएं, ये कराएं, लेकिन उसके लिए भी काफ़ी फंडिंग चाहिए। अब उसके लिए कंपनीज को, मल्टीनेशनल को इन्वॉल्व करें, बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, बहुत लोग रियाज भाई करने वाले जो है ना करना चाहते हैं। अब ये आई डोंट नो कि क्या डील के टर्म्स क्या है वो मुझे समझ में नहीं आते। मैं ये समझता हूँ कि ये नेशनल गेम है हॉकी, और इसके लिए कंपेन चलानी चाहिए कि हुकूमत इसको इतना लावारिस क्यों छोड़ रहा है। कंपेन चलाने वाले भी अगर मतलब उनकी क्रेडिबिलिटी होगी तो कुछ मिलेगा ना। तो पहले तो आप ऐसे लोग ढूंढें। एक जमाने में पीआईए चलाती थी हॉकी पीआईए चलाती थी। सर बिल्कुल टिकट्स हमें मिलते थे, हमें कैंप के टिकट देते थे पीआईए। हज़रत तारिक लुत्फ़ी साहब लियारी ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। एक ज़माने में पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम में ज़्यादातर खिलाड़ी वही होते थे, लेकिन अब हमने देखा कि दूसरे मतलब पाकिस्तान के जो शहर हैं उनसे भी पाकिस्तान की टीम में खिलाड़ी आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या हमारे मतलब लियारी का मेयार कम हो गया या उन खिलाड़ियों के साथ ज़्यादती हो रही है जो पाकिस्तान की टीम में नहीं आ पाते उस तादाद में, जबकि वो पैशन है लियारी का? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बल्कि मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि पाकिस्तान में फुटबॉल की जो पहचान थी वो लियारी थी। नो डाउट से पहचाना जाता था, मिनी ब्राज़ील कहा जाता था आई एम विद यू। तो मैं समझता हूँ कि कुछ ज़्यादतियाँ भी हुई हैं कराची के फुटबॉल के साथ, और प्लस कुछ और भी एरियाज़ ऐसे अब आइडेंटिफाई हो गए हैं फुटबॉल में जहाँ का टैलेंट बहुत ही शानदार है। यानी लियारी के अलावा भी अगर आप बलूचिस्तान में जाएं तो चमन है, लोरालाई है, पशीन है, गवादर है। इसी तरह अगर आप फार फलंग एरियाज़ में जाएं तो गिलगित बल्दिस्तान है, और या ये स्कोए सलमान का जो इलाका है, फाटा के जो इलाके हैं, और या फैसलाबाद में तांदे वाला एक जगह है, तो शानदार खिलाड़ी है वहाँ पे। तो अब ये जगह जगह सेंटर फुटबॉल की और भी पैदा पाकिस्तान की टीम मेरिट पे बननी चाहिए, जहाँ के शानदार टीम बनेगी। बिल्कुल शानदार टीम बनेगी। अगर मतलब ज्यादती ना और मेरिट में तो कहीं के भी हों, चाहे एक ही शहर के हों, एक ही पाकिस्तान में वही रिप्रेजेंट करना चाहिए जो मेरिट पर आ गए हो। सही। अच्छा तासिफ, अभी फंड्स की बात हो रही थी। हुकूमत सिंध मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर बट मे बी आई थिंक आई एम राइट, कि वाहिद सूबाई हुकूमत है जिसने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को हर साल 8-8, 10-10 करोड़ रुपए दिए हैं। तो फंड्स की बात हो रही थी। तो मतलब ये कि उसके बावजूद जो है कराची के जो खिलाड़ी हैं वो इस टीम में भी नहीं है। तो क्या मतलब कराची से टैलेंट खत्म हो गया है? नहीं, टैलेंट तो है रियाज भाई, टीम तो खैर दूर की बात, कैंप में भी नहीं थे। हाँ, टीम तो बात की बात होती है, आप कैंप में ही जब कॉल नहीं करेंगे तो आप कैसे कंसिडर करेंगे? सही। वो मतलब ज्यादती यहीं से हो जाती है, थोड़े यहीं पे हुई है कुछ, उसमें लड़कों का भी कुछ वो है क्योंकि वो डिसहार्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे भी हमारा ये कि हमारी जो और भी लोग हैं ना, मतलब जिसका चाहिए जिनको बात करें, जब प्लेयर जाएं उनके साथ खेलें, उनके साथ एक ब्रिज बना, लेकिन वो प्लेयर बेचारा ऐसा होता है कि जो इतने 2-3 लड़के इतने टैलेंटेड थे यहाँ पे कि मैं समझता हूँ कि अगर वो 1 आध साल और खेलते ना तो वो एक प्रोमिनेंट परफॉर्मेंस देते, प्रोमिनेंट प्लेयर होते नेशनल टीम का। अच्छा, मैं तो खैर वही बात करूंगा कि जहाँ मतलब खिलाड़ियों के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अगर किसी एक जगह के सारे खिलाड़ी मेरिट में तो बिल्कुल हैं, जैसे गुजरा में हॉकी बड़ी होती थी, फिर ये कि आप देखें ना तो कोयटा और पेशावर में भी हॉकी हो रही है। तो जहाँ के खिलाड़ी बासलाहियत हैं और वो टीम की मतलब रिक्वायरमेंट है तो उनको तो लेना चाहिए, कहीं के भी उसके हों, लेकिन ज्यादती नहीं होनी चाहिए। ज्यादती नहीं होनी चाहिए। इवन दो कि अब आप ये देख लीजिए ना कि केपीके के 9 से 10 लड़के कैंप में थे जी। तो मतलब कराची एक बहुत बड़ा, सॉरी सिंध एक बहुत बड़ा सूबा है। उसके मतलब एक प्लेयर भी कैंप के अंदर नहीं है। ऐसा ये तो फिर ये बहुत की बात है। मौजूदा फेडरेशन से पूछना चाहिए। जी बिल्कुल पूछना चाहिए। खेल और तालीम तो बगैर मेरिट के नहीं चल सकता। सही। बहरहाल जनाब, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। सबसे पहले तो मैं जनाब आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जो भी मैंने सवालात किए, बहुत सारी आपसे बातें हुई, कोई ऐसी बात फुटबॉल के हवाले से जो आप कहना चाहते हैं और मैं ना कह सका हूँ, एक तो वो ज़रूर कहिएगा, और हमारे जो मतलब नौजवान हैं उनके लिए कोई पैगाम। मेरा तो पैगाम ये नई पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो फॉर्म हुई है उस पूरी फेडरेशन से और ख़ुसूसन प्रेसिडेंट साहब से ये बड़ी मौजूदाना गुजारिश है कि पिछले 10 साल में जितना एहतसाल पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का हुआ है, आप पर, आपके कंधों पर बहुत सख्त जिम्मेदारी है और आपका मोटिवेशन बहुत हाई होना चाहिए, और वो तमाम चीज़ें जो पिछले 10 सालों में गलत हुई हैं उनको सही करना आपकी ज़िम्मेदारी है। और आप पाकिस्तान में फ़ुटबॉल में सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट को कायम करें
चाहे वो कोचिंग के मैदान में हो, चाहे वो रेफरिंग के मैदान में हो, चाहे प्लेयरों के सिलेक्शन के मैदान में हो। आपको बहुत काम करना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर ये जो कौम है ये फिर बहुत मसाइल में उलझ जाएगी। नौजवानों के लिए कोई पैगाम? नौजवान, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन बनने के बाद उनको ये होप होनी चाहिए। और दूसरी बात, एक और मैं चीज़ मिस कर रहा हूँ कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा फुटबॉल फेडरेशन से कि जितना जल्द हो सके इन नौजवानों के लिए डिपार्टमेंट्स की बहाली का काम करें, तो बड़ा ताकि इन बच्चों को रोज़गार मिले हाँ। और उनके लिए कोई आसरा हो कि वो फुटबॉल खेलेंगे तो उनको यहाँ जॉब मिल सके। जी आसिफ, यही सवाल आपसे कि बहुत सारे मेरे सवालात, जी कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हैं और नहीं कह सकें, एक वो और हमारे नौजवानों के लिए पैगाम? बस मेरा तो यही है कि माशाल्लाह पाकिस्तान हॉकी एक अच्छे उस पर पोजीशन में आती जा रही है, बट थोड़ा सा ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए और कोई स्पॉन्सरशिप के लिए जो बड़े बड़े हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो प्लीज़ उसके आगे करें, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी, मैं क्योंकि एज अ कोचिंग स्टाफ में रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि इन प्लेयर्स में, इस टीम के अंदर बड़ी पोटेंशियल है और इंशाअल्लाह ताला उनको स्पॉन्सरशिप जो भी करेंगे उनको बड़ा उसका माइलेज भी मिलेगा और उससे हमारी हॉकी जो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी इंशाअल्लाह ताला वो दोबारा अपनी उसी रैंकिंग में आ सकती है, एटलीस्ट टॉप 9-8 में जो है ना वो आ जाएगी, अगर थोड़ी सी हमारे को स्पॉन्सरशिप मिल जाए हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको। और प्लीज़ जो हमारे यंगर्स हैं वो प्लीज़ यार फोकस गेम के ऊपर करें, अपनी फिटनेस के ऊपर करें, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारे इवेंट्स चल रहे हैं कि दूसरी टीम्स कहाँ उनका स्टैंडर्ड जाता रहे और हम लोग जो है ना हमारा स्टैंडर्ड डे बाई डे नीचे जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा गेम पे फोकस करें, बजाय आप थोड़ा इधर और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में करते हैं उससे छोड़ दें। इंशाअल्लाह ताला कोई मसला नहीं, आप लोगों को सब कुछ मिलेगा, हेल्थी एक्टिविटीज की तरफ आ जाएं। एग्जैक्टली ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ, आप you. तशरीफ लाए Thank और you. इंशाल्लाह आइंदा भी आपको Sure. जहमत देंगे। Sure. तारिक लुत्फ़ी साहब, काफ़ी अरसे बाद जो है आप मतलब तशरीफ लाएं, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और चूंकि अब तो फुटबॉल के इलेक्शन भी हो गए हैं तो गाए बगाए हम चाहेंगे कि आप तशरीफ लाएं। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। यकीनन आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, इसकी फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा और आइंदा इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते किसी नई शख्सियत या नई शख्सियात के साथ एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाजुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।